झा जी को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। अब शुरू करिए। जी धन्यवाद ठीक है। जी। माइक 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 थोड़ा सा ऑन ऑफ कर लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, माइक माइक ऑफ कर लीजिएगा। माइक ऑफ कर लेंगे सभी लोग, सबों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग अगर आ जाए इस पे वीडियो पे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है। नागेश झा जी तो है। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक ये रियल टाइम थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए, और वो एक ऐसा थ्रेट है जिसका इम्पैक्ट हमारे पूरे कंट्री पे आने वाला है और आएगा भी। कैसे आएगा उसको हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये टॉक हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नॉर्मली मैं थोड़ा सा लंबा बात करता हूँ, लेकिन मैं इसको जल्दी करूँगा बिकॉज एक तो करवा चौथ है और मेरी वाइफ भी व्रत कर रखी है, तो 8:40 8:44 के आसपास मुझे रहना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, तिब्बत मैं आज अपने टॉक को बिल्कुल फोकस करूंगा सिर्फ एक रिवर पे, और उस रिवर का नाम है यारलुंग सैंगपो। क्यों वो चाइना और इंडिया दोनों वो गलती कर रहे हैं, और उस गलती का जो नतीजा आएगा उसके बारे में शायद हमको पता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा कि वो क्या पास्ट में हुआ है और क्या हो सकता है। वैसे तिब्बत से 12 नदियां निकलती हैं। सबों पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द तिब्बत। तिब्बत इज अ कंटेस्टेड पीस ऑफ लैंड, और चीन जो कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो भी उनका है, और नेचुरली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। इट्स आवर कंट्री एंड आवर स्टेट। तो उन चीजों को अभी हम बात पे नहीं लाएंगे। जो टोटल एरिया जो तिब्बत का है वो 1.228 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये छोटा सा एक स्टैटिस्टिक्स है, मुझे स्टैटिस्टिक्स से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको इसका एक अंदाजा मिल पाए कि हम कहाँ पे हैं। और ये करीब 3.6 मिलियन लोगों को सपोर्ट करता है ये एरिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो नेचुरली क्या होगा कि वाटर टावर हो जाने की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वाटर पे वो बहुत ज्यादा होना चाहिए और है भी। ये जो यारलुंग सैंगपो रिवर है, जब ये इंडिया में एंटर करता है तो इस रिवर को हम ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। इस रिवर की जो टोटल लंबाई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 699 माइल्स है। कुछ 1000 किलोमीटर आएगा, 1000 से कुछ ऊपर। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि इस यारलुंग सैंगपो पे चाइना करीब 40 डैम्स बना रहा है, और वो डैम्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 60,000 मेगावाट का है। अब इससे बात आगे बढ़े इसके पहले मैं आपको बताऊं उमेश जी की, पहले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले इस बात को जान ले कि तिब्बत एक सिस्मिक सेंसिटिव जोन है, सिस्मिक एक्टिव जोन है। इंडियन प्लेट जाता है और एशियन प्लेट के साथ वो टकराता है
और सबसाइड करता है। तो यहां पे आप क्या पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो टेक्टोनिक शिफ्ट है उसकी वजह से भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण बताऊं कि कोयाना एक वाटर रिजर्वॉयर था जो कि 1962 में बना। 1963 में इसमें पानी डाला गया और करीब पानी 2 अरब 1981 क्यूबिक मीटर वाटर था इसमें। और जब पानी इसमें आ गया तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम 1967 में टूट गया। 1967 में अर्थक्वेक आता है और ये पूरा का पूरा बांध टूट जाता है। सर इसको थोड़ा सा माइक ऑफ कर ले सर, माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले सर। यस। और 11 दिसंबर अनिल कुमार सिंह जी वेलकम। 1967 में प्रणाम सर, प्रणाम। 1967 में बांध टूटता है और बांध टूटने के साथ ही करीब जबकि इस पे जो अर्थक्वेक आया था उसका बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल पे बहुत बड़ा तीव्र गति नहीं था, वो 7 का था रिक्टर स्केल पे। और जो लोग मरे उनमें मरने वालों की संख्या 200 थी और करीब 2200 के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। काफी गांव बह गया था। अब बहुत रिसेंट पास्ट में अगर हम जाएं तो चोराबारी में क्या हुआ उत्तराखंड में, उमेश जी वाकिफ होंगे कि 16-17 जून के आसपास एक बाढ़ आता है, एक चोराबारी ग्लेशियर से टूटता है और टूटने के बाद वो फ्लड लाता है जिसमें 80% सड़कें पूरी वॉश्ड अवे साफ हो जाती है। सड़क मिलता नहीं, 240 विलेज साफ हो जाता है, 175 ब्रिजेस साफ हो जाते हैं और करीब ऑफिशियल, आप हम सभी जानते हैं कि ऑफिशियल एक जो मरने का दर है वो बड़ा कंजर्वेटिव इंडिया डालता है। करीब 5700 से 6000 लोग मरे, करीब 10,000 लाइव स्टॉक्स मर गए, साफ हो गए। यही करीब यही साइकिल ऋषि गंगा में, यही साइकिल सिक्किम में, यही साइकिल बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स में दोहराया गया। लेकिन आज हम क्यों कह रहे हैं कि आज हम खतरे के मुहाने पे बैठे हुए हैं? क्योंकि हम उस टॉपिक पे जल्दी आना चाहते हैं। ये सारे पेरिफेरल है। देखिए, जब कभी भी डैम बनता है तो उसमें वो डैम सुरक्षित किन चीजों से होता है? सबसे पहली बात ये होती है कि उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जमा होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असेसमेंट है कि अगर टेहरी डैम टूट गया, जो कि टूटने वाला है, किसी भी समय अर्थक्वेक आएगा, तो हरिद्वार और ऋषिकेश ये 2 शहर मैप से साफ हो जाएंगे। मैप में नहीं मिलेंगे आपको, साफ हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जानबूझकर डैम्स ऐसी जगहों पे बनाया है जिससे कि ह्यूमन थ्रेट है। तो जो सिल्टेशन है, सिल्टेशन की वजह से भी अर्थक्वेक होता है, क्योंकि वो वहां का वेट है, वेट को वो बढ़ाता है। अब अगर कुछ एक डैम्स को ले ले, जैसे तुंगभद्रा डैम अगर है तो 1.01 मिलीमीटर पर एनम सिल्टेशन वहां पे होता है। रामगंगा डैम को ले ले तो वहां पे 2.294 मिलीमीटर सिल्टेशन पर एनम है। ये बहुत बड़ा रेट है सर, इसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। अब सवाल ये होता है कि चाइना भी बना क्यों रहा है, क्या कारण है? देखिए, इस बात को माने या ना माने, 1962 में एक बहुत बड़ा भूभाग चाइना के पास इंडिया का था, चला गया। और अभी आज की तारीख पे चाइना अरुणाचल में क्लेम कर रहा है और करीब 4500 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड अपने पास रख लिया है। हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें बात अलग है, क्योंकि बार बार हम डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं।
हमारी सरकार कर रही है कि हम डिसएंगेजमेंट पे बात कर रहे हैं। तो चाइना ने जो डैम बनाने की शुरुआत की, उसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि इस बात को भी अगर आप हमारे फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो हम जिस ग्रुप में है वो ग्रुप अमेरिका का है। चाइना का अगर आप एक्सिस देखेंगे तो चाइना है, पाकिस्तान है, रसिया है, इस तरह के एरियाज हैं, और अब तो अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट भी आप उसमें कह सकते हैं। तो वन बेल्ट वन रोड वाला जो कॉन्सेप्ट उनका है चाइना का, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वो हमारी पॉलिसी, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो चाइना हमारे एरियाज को कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 2 कंट्रीज के पास वेपन है, जिसको कहते हैं क्लाइमेट वेपन, वेदर वेपन। एक चाइना के पास है, एक रसिया के पास है। तो अब ये क्या कर सकता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिन लोगों ने भी यारलुंग सांगपो रिवर को देखा होगा, आप मैप पे देख लीजिएगा, तो वो तिब्बत से चलता है, माउंट ऑफ कैलाश माउंटेन के आसपास से वहां से निकलता है, और निकलने के बाद वो आता है और एक बड़ा सा यू कर्व बनाता है, जिसको कहते हैं ग्रेट बेंड। वहां से वो अरुणाचल प्रदेश में गिरता है। देखिए, जब तक वो तिब्बत में रहता है, हमको पानी से नहीं डरना चाहिए कि अगर वहां पे डैम बना दे रहा है चाइना, हाँ हमारे पानी को रोक सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा खतरा नहीं है। वो खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि जिस एरिया में तिब्बत वहां से यारलुंग सांगपो निकल रहा है, वो रेन शैडो एरिया है। वहां पे जो बारिश हो रही है वो सिर्फ 300 मिलीमीटर रेनफॉल है पर एनम का, वो रेन शैडो एरिया है। वहां मैक्सिमम आपके जो स्नो फेड जो है उससे पानी आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में घुसता है और उस यू टर्न के नीचे आता है, रेनफॉल करीब 3500 से 4000 मिलीमीटर हो जाता है, और वहां से जो पानी का जो फोर्स होता है वो ह्यूज है। अगर आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूं कि किसी भी पहाड़ से जिसका कि ये स्लोप करीब 15 से 20 डिग्री है, वहां पे करीब 17,000 क्यूबिक मीटर पानी 1 सेकेंड में उसका स्पीड होगा आने का। लेकिन अगर वो 60 डिग्री है, जो कि यारलुंग सांगपो का वो स्लोप है जिसपे कि वो डैम्स बन रहे हैं, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये पानी का स्पीड रफली सर 35 टू 40,000 क्यूबिक मीटर जो पानी है वो पर सेकंड का होगा। आप सोच सकते हैं कि कितना पानी एक साथ निकल रहा होगा, 1 सेकंड में आएगा। हम और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको, उस पानी को। चाइना 40 डैम्स बना रहा है, जिसमें कि 9 डैम्स को हम कहते हैं मॉन्स्टर डैम्स। अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि जब यारलुंग सांगपो रिवर आ रहा है, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, अभी तिब्बत में ही घूम रहे हैं, तो उसके ट्रिब्यूटरीज पे जो छोटे डैम्स बन रहे हैं वो करीब 20 डैम्स हैं, 20 डैम्स, और वो 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा। दूसरा, वो जहां से ये रिवर शुरू हो रहा है, यारलुंग सांगपो जहां से शुरू हो रहा है, और ये जो बेंड है, इस बेंड तक करीब 20 डैम्स वहां पे बना रहा है। और उसके बाद और यू टर्न के बीच में करीब 11 डैम्स है, और जो डैम्स का जो यू टर्न है उस पर 9 डैम्स है, जिसको कि मॉन्स्टर डैम्स कह रहे हैं सर। और वो मॉन्स्टर डैम्स में जो डैम्स बना रहा है उसमें 50 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर 50 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर एक साल में स्टोर करेगा वो।
अब आप इसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने कहा कि अरे आप बना लोगे। देखिए सर, कहां पॉलिसी डेफिसिट है, हर्षवर्धन मैं बता रहा हूं, आप यहां पे समझना। इंडिया ने एक गलती क्या कर दी, यहां पे आपको बात करना चाहिए था, आपको पानी से डर नहीं है कि कितना पानी हमारे पास रोक रहा है, वो उससे डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 300 मिलीमीटर रेनफॉल है वहां पे, वो ज्यादा पानी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल आपके पास हो रहा है। चाइना, इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में डैम्स की सीरीज बनानी शुरू कर दी, जो कि करीब 22,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। देखिए, चाइना अपर स्ट्रीम का पे डैम बना रहा है, जो अपर रिपेरियन स्टेट है, हम लोअर रिपेरियन स्टेट है, नीचे वाले हैं हम। अब एक उदाहरण मैं बता दूं, इसका इंडिया में विरोध हो रहा है। जैसे दिबांग में इंडिया जो बना रहा है, वो करीब 2 नदियों में बना रहा है, टैंगोन एंड ड्राई रिवर पे, और 3,097 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात कर रहा है। ये स्लोप 60 डिग्री का है, और 300 वैसे रिवर्स है, वैसे ट्रिब्यूटरीज है जो स्नो फेड है, और इनमें एक साल में 7 बार भूकंप आता है। अभी भूकंप पे मैं बात करूंगा आपसे कि भूकंप का क्या इंपैक्ट होता है। तो ये दोनों देश मिला के 97,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। डर क्या था कि चाइना ने अगर पानी रोक दिया तो जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, वहां पानी नहीं पहुंचेगा। पानी पहुंचेगा क्योंकि आपके पास रेनफॉल है ज्यादा, आपको क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए, और चाइना को रोकना चाहिए कि आप जो 9 मॉन्स्टर डैम्स बना रहे हैं, आप उस 9 मॉन्स्टर डैम्स को आप रोकिए, मत बनाइए। यहां पे डिप्लोमेसी काम आती है। चाइना से हम और आप नहीं लड़ सकते। चाइना पाकिस्तान नहीं है, चाइना कनाडा नहीं है। चाइना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जयशंकर जी ने कहा है कि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनकी बात को भी मान लेते हैं। मिलिटरीली वो आपसे बड़े हैं, एडवांस्ड हैं, तो वहां पे डिप्लोमेसी काम आएगी, वहां पे बातचीत काम आएगी, और हमको उस 40 डैम्स को रोकने की जरूरत है। क्योंकि जब वो यू बेंड आता है, जो जिसको कि मॉन्स्टर बेंड कह रहे हैं, उसके पहले सिर्फ 7 ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा में या यारलुंग सैंगपो में मिलता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 7। पूरे ब्रह्मपुत्र को अगर आप देखें तो कंट्री में वो 30% फ्रेश वाटर देता है, और 40% पोटेंशियल है उसके पास पानी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, आप उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं। अब देखिए क्या खतरा हो सकता है अमृत मैम, कि ब्रह्मपुत्र 1910 के बाद अगर आज आप देखें तो ब्रह्मपुत्र का, इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट रिवर इन द कंट्री। इसका फैलाव बहुत हो गया है, करीब 8% ये बढ़ा है, और 70% ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज गॉन इनटू द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। 8% वो पूरे आसाम के एरिया को ले लिया है। एक आसाम का जो कुछ एक फिगर्स है, वो फिगर ये बताता है कि जैसे एक तो राष्ट्रीय बांध आयोग है, वो कहता है 39% ऑफ आसाम इज फ्लड प्रोन, रफली 40% आप इसको मान लीजिए, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 10% ऑफ द नेशनल एरिया। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब अभी मैं मेन बात पे आऊंगा कि कैसे थ्रेट है,
चाइना ने कैसे इसको वेपनाइज कर दिया है, तब आप इसको समझ में आएंगे। देखिए, आसाम में ऑलवेज हर साल, अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स को देखिएगा डॉक्टर झा, वीएन झा सर, तो देखिएगा हर दूसरे, तीसरे या चौथे साल बहुत मेजर फ्लड आया है। आप उसके ईयर्स को देख लीजिए, 72, 74, 78, 83, 86, 88, 96, 98, 2000, 24, इस तरह। रिसेंटली आप देखिए 18, 20, 21, 22, 24, इस सारे ईयर्स हैं जबकि आसाम में बहुत ज्यादा पानी आया है। और आसाम मतलब एक तरह से अनिल जी ये हालत है कि आसाम है, और जानते हैं एक साल में एक बाढ़ से कितने लोग आसाम में मरते हैं। अगर आप उसको देखिएगा तो पाइएगा कि रफली जहां पे 8,60,000 लोग इंपैक्ट होता था, अब वो 40 लाख हो गया है। What does it mean? This means that we are not addressing this problem properly, जितना कि हमें करना चाहिए। और एवरेज डैमेज, मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव फिगर बता रहा हूं, आसाम का ईयरली 200 करोड़ का होता है इस बाढ़ से। एक मैं बताऊं कि क्या ये इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 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 अर्थक्वेक्स हैं, जब पानी का दबाव पड़ता है, आप एक रिजर्वॉयर बनाते हैं और जो पानी का दबाव अर्थ के नीचे पड़ता है और उसके पोरोसिटी से उसके में जो उसके जो जो स्टोन्स होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें जब पानी चला जाता है तो वो एक प्रेशर डालता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिससे कि अर्थक्वेक आता है। और ये अर्थक्वेक जैसे ही वो यू टर्न से सैंगपो, यारलुंग सैंगपो जब यू टर्न इंडिया में घुसता है, तो आप सोचिए मिस कौर कि वो 3,500 से 700 फीट नीचे वाटर का फॉल है। उस फलक्रम पे जो प्रेशर डालता है, इट कैन लीड टू अर्थक्वेक एनी टाइम और एनी टाइम वेरी सून। उसमें कोई दो मत नहीं है, दिस इज जियोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट कि उससे हो सकता है। अब आप अर्थक्वेक को ले लीजिए, दिमाग में मैंने बताया कि 7 अर्थक्वेक पर एनम आ रहे हैं। वही हालत देखिए, जो सबसे पहले जियोलॉजिकल स्टडीज हुआ है ना मैम, उसमें 2 सबसे मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं। वो अर्थक्वेक्स ऐसे थे जिनको कि हम कहते हैं कि वैसा अर्थक्वेक अभी आया नहीं, और वो अर्थक्वेक नॉर्मली हमारे पास एक तो 1255 में आया था और दूसरा 1934 में आया था। और 1934 में जो आया था, इसमें कि 19 आप लोग जो बिहार का अर्थक्वेक पढ़ते हैं कि 30,000 लोग मरे थे, वो ज्यादा नहीं था, वो रिक्टर स्केल पे 8.1 का था। जब 8.1 रिक्टर स्केल पे होता है तो इसका मैग्निफिकेशन इंपैक्ट का होता है 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स। अगर ये रिक्टर स्केल के 8.7 पे होगा तो इसका मैग्निफिकेशन, इंपैक्ट मैग्निफिकेशन, वो 23 टाइम्स ज्यादा होगा। और यहां पे किसी भी समय आप ये सोच सकते हैं कि ये इंपैक्ट कभी भी ये अर्थक्वेक आएगा, तो इट हैज बीन प्रेडिक्टेड कि 7.9 से लेकर 8.9 रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक आ सकता है। ये सिर्फ इसलिए आएगा कि वो पानी का जो प्रेशर रिजर्वॉयर बना के रखा हुआ है। मैंने कोयाना का एक एग्जांपल आपको बताया, एक एग्जांपल और बताता हूं। एक बैंकियाओ रिजर्वॉयर था चाइना में, वो टूटता है 1975 में। नागेश झा जी, जब वो टूटता है तो टूटने के साथ 62 डैम्स को और तोड़ता है वाटर के फोर्स में।
और जो पानी का कॉलम बनता है वो 11 किलोमीटर विड्थ का होता है और 20 फीट ऊपर होता है। बाप रे बाप, ये इतना डेंजरस। हाँ, ये आप डॉक्टर कौर, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये तो वो 62 डैम्स की बात है जो तोड़ता है। अगर ये 9 डैम्स टूटते हैं हमारे जो मॉन्स्टर डैम्स हैं, और 20 डैम्स टूटते हैं जो कि उससे बगल में है बड़े डैम्स हैं, और 40 डैम्स अगर टूटते हैं, तो 40 डैम्स अगर एक साथ टूटता है और जो पानी का कॉलम आएगा आपके पास, कोई रोक पाएगा क्या? उसका एक डैम्स के टूटने के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और वैसे चाइना प्लान कर रहा है 360 डैम्स। 360 डैम्स। अगर मान लीजिए, कल्पना करिए आप कि चाइना ने सोच ही लिया कि अब इंडिया को बर्बाद ही कर देना है, एक डैम्स को वो ब्लास्ट ही कर देगा, उसके एरिया में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उसका जो इंपैक्ट आएगा, सर्कुलर इंपैक्ट आएगा, वो कितने डैम्स को तोड़ता हुआ आपके पूरे आसाम को, साउथ नॉर्थ ईस्ट को, आसाम, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश तक कितने लोग मरेंगे। 1934 में तो सिर्फ मरे थे 30,000। और जो हम आपको 7.9 और 8.9 का जो इंपैक्ट आएगा, आप समझ लीजिए वो इंपैक्ट अगर फिजिक्स के टर्म में कहा जाए तो वो हिरोशिमा का जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था वो इंपैक्ट होगा, उससे कम इंपैक्ट नहीं होगा। और इस 2 डैम्स जो टूटे थे 1934 और 1255 में, ये अर्थ के सरफेस को भी 2 भागों में तोड़ दिया था। जो क्रस्ट एरिया है उसका, अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है, हम लोगों ने इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं बार बार कहता हूं, सोचता हूं कि भाई अगर मैं होता तो मैं चाइना के प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से मैं बात करता। वी आर अ गवर्नमेंट, हमको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि हम जनता को मारें। और बाद में आप क्या कहेंगे? बाद में तो यही कहा जाएगा कि भाई देखिए, एक अर्थक्वेक आया जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। अब 60 डिग्री पे किसने बनाया, कहा कि आप वहां पे आप ये बना लीजिए, डैम बनाइए। डैम बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं अभी तो फॉरेस्ट पे जाता ही नहीं, मैं बायोडाइवर्सिटी पे जाता ही नहीं, मैं इस पे भी नहीं जाता कितना नुकसान होने वाला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विल बी जस्ट वाइप्ड आउट। आज चूंकि करवा चौथ था, मैंने बहुत शॉर्ट में इतनी बात करी आपसे, और अब 10-15 मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद आपकी इजाजत लूंगा, क्योंकि आज करवा चौथ है और मेरी होम मिनिस्टर भी बहुत नाराज हो जाएंगे, नहीं तो हमको घर में खाना मिलेगा नहीं आज। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर, इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं है सर। आपने जो सारी बातें रादर हम लोग को अलर्ट किया है, ये बहुत ही सारगर्भित है। आप चाहें तो एक राइटअप सीधे पीएमओ को भेज सकते हैं। झा सर, मैंने पीएमओ को मैंने चिट्ठी लिख दी है, कोई जवाब आया नहीं है, और मैंने उनको कहा है कि ये नुकसान हो सकता है। आप रिवर बनाने के बजाय रिवर डिप्लोमेसी करिए और बात करिए, और चाइना को किसी भी हाल पे रोक दीजिए। दूसरी बात और बता दूं आपको कि हमारे जो 9 मॉन्स्टर डैम्स है वो बन चुका है। अमिताभ जी, थोड़ा सा आवाज बंद कर दीजिए। जो 9 मॉन्स्टर डैम्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमारे पास बहुत कम स्कोप बचा हुआ है। अब यही हो सकता है कि उसके पानी को किसी तरह बाहर निकालें और उसको डैम को सुखा दें, तो इंडिया सेफ रह सकता है। उमाशंकर जी, कल नागेश जी बोल रहे थे कि डैम का खोल करके पूरे मतलब उसको खोल दे तो लाखों आदमी हमारे
इंडिया के मारे जाएंगे। जैसे नेपाल में हर साल बिहार के नेपाल के बांध तोड़ देने से, वो खोल देने से, बहाव कर देने से कितने बिहारी मारे जाते हैं। तो ये खतरा, और आपने कहा कि हरिद्वार और ये कौन दो जगह बताए उत्तरांचल का, वो पूरा साफ हो जाएगा मैप से, ऐसा खतरा है। तो इस खतरे में हमारा प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रहा है? अरे क्योंकि अमिताभ जी, मैं आपको सॉरी, मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ बीच में। प्रशासनिक व्यवस्था से कुछ भी नहीं काम करेगा। जब आप सोचिए, जब 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी 50 थोड़ा सा आवाज सर, अखौरी सर बंद कर ले ये। हाँ सर, जब 50 बिलियन एक क्यूबिक मीटर पानी एक रिजर्वॉयर में है, और ऐसे 9 रिजर्वॉयर हैं, 20 रिजर्वॉयर कमोबेशी इसी लेवल पे हैं, अगर वो टूटते हैं सिस्मिक एक्टिविटी से, कौन रोक लेगा सर उस पानी को? कौन प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर लेगा? एक रिजर्वॉयर टूटा तो 11 किलोमीटर दोनों ही तरफ और 20 फीट का पानी का सर्ज था, 20 फीट का सैलाब था, 11 किलोमीटर वाइड था, मतलब 5.5 किलोमीटर एक तरफ, 5.5 किलोमीटर एक तरफ। बाय एंड लार्ज कौन रोक लेगा सर? एक मैं आपको बता दूं, एक बार ऐसा हुआ कि जब 1934 का जब बाढ़ आया, तो एक सुभाश्री रिवर है, उस रिवर पे क्या होता है कि जब आता है ना तो उसका मलबा गिरता है, तो रिवर को डाइक के रूप में ब्लॉक कर देता है। उस 8 दिन तक पानी उस पर ब्लॉक रहा सर। जब पानी ब्लॉक रहा तो जो रिवर का लेवल था वो इतना बढ़ गया कि आसपास के गांव डूब गए और 532 लोग मर गए उसमें। पानी के आगे क्या चलेगा? आप नाव तो चलाओगे, और क्या चलाएंगे आप? और क्या चलाएंगे? और बहुत ज्यादा करेंगे तो कपड़े भेजने शुरू करेंगे हम लोग, खाना भेजना शुरू करेंगे, पुराने कपड़े भेजना शुरू करेंगे, बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता करिए, यही तो करना है, और क्या कर सकते हैं? जब आप बेसिक प्रॉब्लम को ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जी, is it all right to have so many dams on the same river, and also expect that if one breaks or one gives way, the force of water which will go down will break the other one also, and likewise it will go on breaking, just like a ईटा के जैसा वो टूटना शुरू होगा। ये ऐसी इंजीनियरिंग हिंदुस्तान में तो कभी नहीं देखी है हम लोगों ने, तो इसके क्या कारण है अब कि ये जरूरी हो गया चाइना में? सर चाइना में ये मेन पॉलिटिकल रीजंस हैं सर। चाइना के साथ, चाइना को उससे चाइना थोड़ा सा सर उसको ऑफ कर लें सर प्लीज। अच्छा, हाँ, माइक्रोफोन सर ऑफ कर लें। चाइना में सर, चाइना इज सरप्लस, मतलब उसके पास ऑलरेडी, अगर मुझे ठीक ठाक वो स्टैटिस्टिक्स याद है, तो 30,000 मेगावाट उसके पास एडिशनल है जो पावर सप्लाई। चाइना इज पावर में मोर देन सेल्फ रिलायंट। वो सिर्फ इसलिए बना रहा है कि हमारे उसके रिलेशंस खराब हैं, एंड वांटेड टू असर्ट कि हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहेंगे। हमारे उसके रिलेशंस बहुत खराब है, मतलब इसको मानिए ना मानिए जैसे भी करें सर, हमारा इंपोर्ट उसके साथ बहुत अच्छा है, हमारे पास लाचारी भी है, तो बैलेंस पेमेंट बहुत नुकसानदेह स्थिति पे इंडिया का है। हम बहुत सारा चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन उससे रिलेशनशिप मैटर नहीं करता सर। रिलेशनशिप एक अलग चीज है, और अब हम चाइना से सिर्फ बात ही कर सकते हैं, और बात करके उसको रोक सकते हैं।
नहीं तो ऑलरेडी जो 9 डैम्स बन गए हैं उसको उसका रोकना तो संभव ही नहीं है सर, कैसे कोई रोक लेगा? उसमें तो पानी जमा हो गया है, पानी है उसमें। हाँ अनिल जी, आप डॉक्टर हर्ष जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हर्ष जी। जी सर, जी सर, सर करंट सिनारियो में जो अभी इकोनॉमी है, जो अभी ट्रेड चल रहा है, जो अभी वर्ल्ड सिनारियो है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि चाइना ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप लेगा, टू बी ऑनेस्ट? देखिए सर, ये चाइना अगर लेगा तो चाइना को भी नुकसान है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, लेकिन वो सब अपनी जगह है। सब मैं मानता हूं कि ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ऐसा नहीं है कि वो आरडीएक्स लगा के तोड़ देगा, तुरंत कल तोड़ देगा। हम ये नहीं कहते कि होने वाला है, इसमें बहुत सारे चाइना को भी सोचना पड़ेगा, एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर सिस्मिक एक्टिविटी अगर हो गया तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो नेचुरल है ना सर, वो तो सिस्मिक एक्टिव जोन है और ऑलरेडी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से वो स्लाइड कर रहा है, तो उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो जो क्रस्ट है वो तो लावा पे तैर रहा है, उसको हम और आप क्या कर लेंगे? उसमें तो कोई डिप्लोमेसी नहीं आएगी, वो तो जब टूटना होगा टूट जाएगा। अब आपने 62 में कोयना का डैम बनाया, 63 में पानी डाला और 67 के दिसंबर में टूट गया वो। सतारा जिले में था। और सर अगर रिवर, हाँ जी सर, सर अगर रिवर डिप्लोमेसी भी करते हैं तो इसका प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है क्या? अब सर वही हो सकता है कि इस 9 जो डैम्स बन गए हैं इसके पानी को निकाल दिया जाए, उसके वेट को कम करें, क्योंकि पानी के साथ साथ उस मलबा भी तो निकलता है ना, जब आप डैम बनाते हैं तो मलबा भी निकलता है, और मलबा भी आप कहीं डंप करते हैं तो वो भी आपके इकोसिस्टम पे कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अब आपके पास रास्ता वही होगा कि इस प्रेशर को कम करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा कि पानी को आप बाहर करिए, पानी को किसी भी तरीके से डिसएंगेज करिए उस पानी को। तो जिसे प्रेशर है, देखिए अर्थक्वेक एक ऐसा चीज है जिसको कभी पूरे तरीके से समझा नहीं गया है। अर्थक्वेक की भविष्यवाणी भी नहीं की जाती है। आप टॉर्नेडो आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसका तो कर लेते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के लिए आप कुछ नहीं कर पाते। और अर्थक्वेक का जो साइक्लिक ये है, जो जियोफिजिसिस्ट लोगों ने कुछ ईयरमार्क कर रखा है कि एक्टिव जोन्स में है, उसमें एक एक्टिव जोन पे हिमालय है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हिमालय से छेड़छाड़ मत करिए, एकदम मत करिए। जी सर। एक मेरा भी है सर हाँ, ये टिहरी डैम जब बन रहा था जी सर, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी काफी आंदोलन किया उसके खिलाफ जी, और यह है कि पूरे विश्व में बड़े बड़े डैम्स के खिलाफ एक वातावरण है, नहीं बनना चाहिए। जी उसके जो कारण है आपने बहुत हाईलाइट किया है उसको। जी सर। तो उस वक्त ये भी बात हो रही थी कि बिहार में कोसी में बहुउद्देशीय डैम बनना चाहिए, जी सर। बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी। जी तो सुंदरलाल बहुगुणा जी से की जो पुस्तिकाएं थी वो ला करके मैंने यहाँ के लोगों को दी, खास करके डॉक्टर लक्ष्मण झा जो वाइस चांसलर भी हमारी यूनिवर्सिटी के हुए थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, और बहुउद्देशीय बांध के समर्थन में उन्होंने भी अपना बहुत एनर्जी खर्च की थी, बहुत समय लगाया था। तो जब मैंने बहुगुणा जी का लिटरेचर था वो आकर के उनको दिया ला करके, फिर उसके बाद से उन्होंने ये बहुउद्देशीय डैम कोसी में बनाने की मांग छोड़ दी, बात भी करना छोड़ दी। तो ये भी संदर्भ इससे भी बनता है जो बात आप उठा रहे हैं। सर ऐसा हुआ सर कि एक उदाहरण बता दूं, मेरी पहली पोस्टिंग थी देहरादून में, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का मैं थोड़ा सा, वो मुझे बहुत सम्मान करने लगे और बच्चे की तरह प्यार करने लगे। एनीवे वो मेरे काम से कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप नहीं था। जब मैं नैनीताल में पोस्टेड था तो मेरे घर पे आके रुके वो। तो जब मैं वहां पे था देहरादून में तो टेरी डैम बन रहा था और टेरी डैम के खिलाफ मैं तो था ही, लेकिन मेरे ऊपर के अधिकारी सभी चाह रहे थे कि टेरी डैम बने। तो जब बहुगुणा सब आकर रुके मेरे घर पे,
अमिताभ जी थोड़ा बंद कर दीजिएगा अपना। हाँ, तो मैं आकर मेरे घर पे रुके। पहले तो ऐसे बात होती थी ऑफिस में या गेस्ट हाउस में, तो बहुत खुल के बात नहीं हो पाती थी। तो बहुगुणा साहब जब मेरे घर पे रुके तो मैंने उनसे पूछा, और मैंने उनसे पूछा खुल के, तो और जो मुझे भी लगता है वो सही था। बोले कि जो टिहरी डैम बन रहा है इसके सारे खिलाफ में रिपोर्ट्स हैं, सभी विभागों का है, लेकिन ये करप्शन का एक इतना बड़ा अड्डा था, टिहरी डैम इतना बड़ा अड्डा था, उसके कैसे कोई रोक लेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट एक तरीका होता है पैसा कमाने का, वो भी एक था। मायावती जी हमारे यहाँ इस मॉडल को बहुत अपनाती थी, उसके अलावे भी। तो टिहरी डैम में हर चीज, चाहे आप पेड़ काटने से लेके, जियोलॉजी से लेके, जो उसके अर्थ का जो डेब्रिज था उससे, पानी का जो स्टेबिलिटी था उसका, सभी चीज पे तो नेगेटिव था, और अभी भी है, और मिनिस्ट्री भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन फिर भी बनता है। कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र में, कांग्रेस की सरकार थी स्टेट में। तो जो आज हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार थी उस समय, आज भी है ये, ऊपर भी कर लो नीचे भी कर लो, दोनों जगह बात हो गई, फाइनल हो गया, काम हो चलता रहा। यही तो हो रहा है सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। एक बात मैं रख सकता हूँ सर? क्वेश्चन हम पूछेंगे उमाशंकर जी। जी सर। आज शाम को एक मैसेज आया, दिनेश चतुर्वेदी चीफ ऑफ विजिलेंस उत्तराखंड लखनऊ के रह चुके हैं जी और रिटायर कर गए। तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इस पे आप डिस्कशन रखे हुए हैं, और इस डिस्कशन से कोई लाभ होने वाला नहीं है, हम लोग मरने वाले हैं, और मतलब इसका नुकसान हम ही लोगों को होने वाला है। आप और वो हमारे इस वेबिनार में आए भी नहीं। तो क्या मतलब हम लोग जानबूझ के सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं? अब नागेश झा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस पे वही कुछ जवाब दे। मैं तो कुछ बोल, अभी हमारे नैनीताल से पंत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। अमरीक कौर ने भी हैंड रेज किया उपवास में। अमरीक कौर का पहले सुन ले। हाँ, अमरीक कौर जी पहले सबका सुन लीजिए, तब मैं बोलूंगा सर। हाँ पहले नहीं सर, मेरा कोई, नमस्ते सर, तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है सर। ये एक ऐसा टॉपिक है और चूंकि मुझे बहुत भाता है, मैंने पहले भी सर का लेक्चर जब सुना था तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी, और कुछ ऐसी यूनिक जानकारियां हमको मिलती हैं जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, और जो अभी आप बता रहे थे कि सिर्फ डराने की बात नहीं है, कभी कभी क्या होती है, कुछ डर होने बहुत जरूरी है ताकि हम अवेयर हो जाएं और वो चीजें जान पाएं और उसके लिए कुछ नए प्रयास या कुछ नए समाधान खोज पाएं। तो सर ने जितनी सटीक जानकारी दी है, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानने के लिए, और शायद ये जानकारी ही आगे चलकर हमें नए नए समाधानों की ओर लेके जाएगी। तो मैं सर की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर आपने मुझे जोड़ा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी की मैं भी सहभागी बन पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब मैम आप जाइए पूजा में। और ये एक इंफॉर्मेशन दे दें कि डॉक्टर अमरीक कौर जयपुर में दूरदर्शन की न्यूज रीडर भी हैं, रेगुलर न्यूज रीडर भी हैं, और डायरेक्टर पद पर हैं वहां पर जयपुर एकेडमी में। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? मैं बता दूं, मैम बहुत मल्टी टैलेंटेड महिला है, और इनसे बात करके सदैव मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी नॉलेजेबल सर, थैंक यू। थैंक यू। आप क्या बोल रहे थे? आप बोल दीजिए जल्दी से। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ आपका, क्योंकि उपवास में सब लोग हैं, तो मतलब हम जल्दी जल्दी सबका बात सुन ले। मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। मैं डॉक्टर साहब के जो वक्तव्य थे उनसे बहुत प्रभावित हूँ, और मैं क्योंकि उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, इकोलॉजी पे मेरा, वैसे मैं स्टूडेंट फिजिक्स का हूँ लेकिन काफी मेरी जानकारी रहती है, और मैं इसको गंभीरता पूर्वक भी लेता हूँ। जब चाइना ने पहले डैम बनाने शुरू किए थे, उनका विरोध पहले से भारत ने किया था, जहां तक मेरी जानकारी है। डॉक्टर साहब, मेरी जानकारी यह है कि अभी ऋषिगंगा परियोजना में एक बाढ़ आई थी, और उसके कारण क्योंकि श्रीनगर में डैम रहा तो उसने काफी जो गाद है समेट ली,
तो मेरा मानना यह है कि एडवर्स इफेक्ट के साथ साथ यदि छोटे छोटे डैम बनाए जाएं तो ये आपके पॉजिटिव इफेक्ट भी पैदा करते हैं कि वो गाद जो श्रीनगर में रुकी उससे ऋषिकेश और हरिद्वार में आने वाली जो आपदा थी उससे हम बच पाए। तो मेरा मानना यह है कि जो बड़े डैम हैं, टहरी जैसे डैम हैं, वो जरूर नुकसानदेह हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े इकोलॉजी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। लेकिन साथ साथ अगर छोटे छोटे डैम बनाए जाएं तो क्योंकि जो बिजली पैदा की जाती है उसका 80% से 90% जो हिस्सा होता है वो कोयले का होता है। और जहां तक मेरा मानना है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं जिनके कारण कि पूरे विश्व का पर्यावरण टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, उससे होता है। तो जो ये ग्रीन एनर्जी है, चाहे सोलर एनर्जी है, चाहे ये हाइड्रो पावर एनर्जी है, इसका बेनिफिट तो मिलता ही होगा शायद। तो इसका केवल नेगेटिव इफेक्ट हुआ, अभी जो डॉक्टर बता रहे थे विद्यानाथ जी की बिहार में कोसी में देखो प्रत्येक साल अरबों खरबों का नुकसान होता है, उधर से पानी छोड़ दिया जाता है नेपाल से और बहुत सारा नुकसान होता है। अगर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनमें मुख्य रूप से पानी को अचानक आने से रोक दिया जाए, इससे बिहार क्या पूरे देश को फायदा मिलेगा। यहाँ ये मेरी अपनी सोच है, तो इसके बारे में चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू सर। थैंक यू पंच साहब। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। अब द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स माइनर डैम्स। मेजर डैम्स का जमाना गया। अब जो लोग भी मेजर डैम्स बना रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। और मैं बहुत सहमत हूँ आपसे कि आप फिजिक्स के होते हुए भी पर्यावरण की तरफ आपका झुकाव है और होना भी चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। सर मैं पंजी मैं आपको नैनीताल में 53 नाले थे जो कि लेक को, नैनीताल लेक को सींचते हैं, पानी वाटर सेट पानी देते थे। अब वो घट के 3 या 4 रह गए हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इतना रैपिड हुआ। जब मैं वहाँ पे डीएफओ नैनीताल रहा तो एक मेरे समय में होटल मनु महरानी बन रहा था। मनु महरानी एचपी सिंह वो एक ठाकुर साहब का था जो 5 स्टार होटल उन्होंने बनाया था और 3 देवदार के पेड़ काट दिए थे। देवदार मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, पेड़ कटना इम्पोर्टेंट था। मैंने काम रुकवा दिया और उनके लड़के को अरेस्ट कर लिया। तो वो फ्राइडे का दिन था तो सैटरडे संडे जेल में रह जाते। उस समय वो चीफ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने मेरे पास डीएम साहब के माध्यम से मैसेज भिजवाया। उस समय डीएम थे सूर्य प्रताप से, बड़े अच्छे बोल्ड अधिकारी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएफओ को हटा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मुझे हटा दीजिए, डीएफओ मेरे आदेश पे काम कर रहा है। आदेश उनका नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, मैं लीगल पार्ट पे आ रहा हूँ। जो प्राइवेट लैंड पे पेड़ काटने का आपके पास मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 5,000 रुपए। अगर कोई व्यक्ति नाप खेत का पेड़, पहाड़ में जिसको नाप खेत कहते हैं, काटता है तो 5,000 रुपए आप उससे ले लीजिए, केस को कंपाउंड करिए और छोड़ दीजिए। कानून कहता है। लेकिन मैंने उसको जेल भेज दिया, मैंने दादागिरी अपनी दिखाई। उसके बाद वो आए, हाँ सुरेंद्र सिंह नाम था उनका, सुरेंद्र सिंह जो चीफ सेक्रेटरी थे। उसके मैनेजर ने कहा कि सर आपने मुझे मेरा काम रोक दिया। मेरा इस पे उस समय बताया था कि शायद 3 या 4 करोड़ का लोन है जिसका कि पर डे हमारे पास 10 लाख रुपए या 6 लाख रुपए जो भी फिगर होगा वो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं आपको कि 3 पेड़ कटे हैं, आप 5 लाख रुपए ले लो और केस को कंपाउंड करो। आपके एक्ट में उससे बड़ा पावर है ही नहीं है। आप किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो? देखिए पंजी कर तो रहा था आदमी, सही बात, मैं गलत कर रहा था, दादागिरी मेरी थी। तो हमारे पास लीगल डेफिसिट है, पॉलिसी डेफिसिट है कंट्री में। आज नतीजा ये है नैनीताल में कि सारे पूरे नैनीताल में जितने कंस्ट्रक्शन हुए मैंने उस समय तोड़ दिया था, लेकिन फिर बाद में बनने शुरू हुए, चाहे हांडी मांडी हो, चाहे मल्ली ताल हो, चाहे सूखा ताल हो, चाहे कोई भी ताल हो। अब नतीजा ये होता है कि ये बात ऐसा नहीं था कि मेरे हद तक थी, मैंने मंत्री को भी बताया
अब कानून तो बनाना मंत्री का काम है, विधानसभा का काम है ना। आप कानून को लचर कमजोर कर दोगे तो कार्रवाई कैसे होगी? नतीजा ये हुआ कि नैनीताल में वो संकट है कि आप अगर नैनीताल के पेड़ों को देखोगे तो पेड़ को 90 डिग्री पे होना चाहिए अगर उसके बीज का ओरिएंटेशन ठीक है, सीड्स का, तो सारे पेड़ झुके हुए हैं। ये इंडिकेट करता है पंजे कि उसका जो मिट्टी है वो खिसक रहा है। अब आप वहां पे रोपवे लाते हो, मेरे ख्याल से नैनीताल में रोपवे भी आया है। अब आपकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, जू बनाने की कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी वहां पे, हाईकोर्ट लाने की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है वहां पे, आपके पास इतने जो टूरिस्ट है उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है वहां पे। आप क्यों ला रहे हो सर वहां पे? क्यों ला रहे हो आप? डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? एक करप्शन है सर, करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल। तो पंजी वही हालत आजकल मेजर एंड माइनर डैम्स का भी है। उत्तराखंड में जो एक रवि चोपड़ा साहब है, बहुत अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हिमालयस में करीब 43 माइनर डैम्स है, 17 मेजर डैम्स हैं। एक नाम नहीं बताऊंगा, एक हमारे मित्र आईएएस के थे और उस समय एक मुख्यमंत्री थे, 10 लाख रुपए पर मेगावाट लेते थे पैसा। आप सैंक्शन करा लो। तो सर नुकसान किसका होगा? चोराबारी 2013 में हुआ आपका, ऋषिगंगा आपका, सब चीज तो सारा नुकसान। अब चारधाम की जो सड़क बन रही है वहां पे तो जोशीमठ तो धसेगा ही ना। 50,000 पेड़ काट दिया आपने, तो पंजी उसमें क्या कर सकते हो सर? आप कुछ भी नहीं कर सकते। झा सर कहते हैं ना, नागेश झा सर, की भाई आप लिख दीजिए। मैं तो लिख के हार गया सर, अब तो कहा क्या करेंगे। उमेश जी हैं, उमेश सर उत्तरांचल के हैं, उमेश सर इस बात को सर एक मेरा प्रश्न आपसे है सर, आप के ऊपर होम मिनिस्ट्री का भी दबाव दिख रहा है मुझे आपके चेहरे से भी सर, लेकिन आप इतने मतलब बोल्ड अफसर रहे, ऐसे बहुत कम रहे यूपी के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर। तो बताइए सर, एक हम आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, आज आपसे रिक्वेस्ट होगी कि किसी और दिन सर इसी या इस विषय पर और या किसी मिलते जुलते इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पे आप कोई टॉपिक दें, लेक्चर दें सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और सेकेंडली मैं कह रहा कि चीन एक सब बहुत ही बदमाश कंट्री है, वो उसके नागरिक ही उसे मतलब खुश नहीं है सर। अगर हर आदमी स्वतंत्रता में जीना चाहता है सर, और वो अपने ही नागरिकों की स्वतंत्रता खत्म कर रहा है। थोड़े चेंजेस आए थे, लेकिन अब इस समय की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसने और अपने नागरिकों को ही परेशान कर रखा है। तो अगली बार जब आप आए तो बताएं सर कि ये डिप्लोमेसी के अतिरिक्त इस बदमाश चीन को कंट्रोल करने का क्या कोई और भी साधन हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है? सदर्न चाइना सी पे देखिए, वहां बदमाशी, जब सारे वियतनाम हो चाहे आपका फिलीपींस हो, जापान हो, सारे कंट्री परेशान है इससे। तो अगली बार जब आप आए तो सर कुछ बताएं, क्या कुछ और भी कोई डिप्लोमेसी के अतिरिक्त कुछ हो सकता है ताकि इसको काबू किया जा सके? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही प्रभावशाली लेक्चर रहा। आज करवा चौथ के दिन भी सर 20 आदमी आगे आए हुए हैं, तो ये आपकी ज्ञान, विस्डम और आपकी वे ऑफ लेक्चरिंग पे डिपेंड करता है सर कि आपके कितने चाहने वाले हैं। उनमें से एक मैं भी हूं, तो रिक्वेस्ट है कि आगे आपसे इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू उमेश जी। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अब अमिताभ जी मुझे समय देंगे क्योंकि वही और सर एक लास्ट में अनिल जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। हाँ अनिल सर आप बताइए, अनिल सर आप बताइए। अनिल सिंह जी बताइए। अनिल सिंह सर प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। एक्चुअली हाथ नहीं, मैं तो उपस्थिति के लिए था। सभी लोगों को प्रणाम। मैं तो भूगोल का विद्यार्थी हूँ, तो मेरा तो हर तरह से पॉलिटिकल भी मैं ये जानता हूँ कि चाइना यहाँ तक कैसे पहुंचा, हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर और अंग्रेजों का क्या डिप्लोमेसी है। लेकिन वर्तमान समय में आज के लिए मैं सवाल नहीं करूंगा। उमेश सर ने जो कहा अगले कार्यक्रम रखेंगे सर, तो निश्चित तौर पर उस समय जो है हम सवाल करेंगे सर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम सर। तो मैं ज्यादा समय बर्बाद किए बिना मैं उमा शंकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला इतवार भी हम लोगों के लिए दे दें। सभी की डिमांड है, और अभी जो हम लोगों के मन के भीतर का उन्माद है, प्रश्न है,
वो जो आपके लेक्चर सुनने के बाद और बढ़ गया है, हम लोग और सुनना चाहेंगे। तो अपनी इजाजत आज के दिन हमें अगले इतवार का भी दे दीजिए, हम लोग सुनना चाहेंगे आपको। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, और देखिए अभी सर, हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बहुत सारी चीज पे बात करना चाह रहा हूँ। अभी 2-3 चीज बता दूं। केरला में इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, इतने लोग मरे, मतलब अगर मेरी सूचना सही तो 428 लोग मर गए वेस्टर्न घाट पे। और अगर आप मणिपुर की बात ले ले, वहां पे लोग मर गए। अगर आप दूसरे हिल स्टेट में हिमाचल में ले ले, वहां पे लोग लैंडस्लाइड से मर गए। हम लोग एक 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 अभी एलिफेंट पे आया है रिपोर्ट, जो कि भारत सरकार जारी करते करते रोक दिया। उसने कहा है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि लीनियर प्रोजेक्ट्स, लीनियर का मतलब होता है सड़क बनने की वजह से हमारे कंट्री में 20% एलिफेंट कम हो गए हैं। तो सर ऐसे ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब इसको अगली बार अगर आप समय देंगे, और आप और नागेश सर अगर समय देंगे तो अगली बार बोलेंगे सर, हम आप कहेंगे तो आप। हाँ, अगले रविवार को हम लोग रखेंगे। और हम अभी जोशी साहब से कहेंगे कि मतलब ये समापन थोड़ा सा चंद्रेश्वर खान साहब की तरह आशीर्वाद वचन बोल रहे हैं। जोशी साहब, थैंक उमेश यू, चंद्र थैंक यू जोशी जी। अमिताभ जी। चंद्रेश्वर खान साहब और डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब, नागेश झा जी तो आपके ज्वेल्स हैं। विद्यानाथ झा भी, झा सर भी उसमें से हैं। उतना तो मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी व्हाट आई कैन से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब, a very bold, very intelligent and efficient officer who served as a Indian Forest Service officer in UP as well as in India. I am really indebted to him for his very informative and a lecture which has influenced all the audience. Being a festival day, numbers of officers and our other group members, they joined today. So we are very grateful and thankful to Dr. Uma Shankar Singh Saab for his lecture, and we request him to come next time for delivering lecture on this topic, or as well as on the similar topics which are posing a threat to the civilization in this earth. So thank you थैंक यू, very much, and थैंक यू all सर। our group members, audience who are here, I'm really grateful to them also, because being a busy day, they were here and listened, encouraged all of us who are, especially I'm grateful to Amitabh Prasad for his contributions, and I know how much pain he takes in conversing with the people whom he invite to give lecture. So being a busy day for all of you, I'll just stop my saying here, and with this I thank you all for being with us. Thank you very थैंक much, यू, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. And next Sunday, we will be listening our great Uma Shankar ji. थैंक यू सर, थैंक यू सर, और थैंक यू, सभी को प्रणाम। और नमस्कार। फिर हम लोग प्रणाम रविवार सर, को सभी लोगों को प्रणाम प्रणाम। रविवार एक अच्छा लेक्चर और रखेंगे, और रविवार को उमा शंकर जी का सुनेंगे फिर से, क्योंकि ये बहुत दिल दहलाने वाले डाटा हम लोगों ने आज सुना है। तो अभी क्या करना चाहिए, ये सुनना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और सभी बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। नेक्स्ट सैटरडे संडे वी विल बी मीटिंग। थैंक यू, थैंक